अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी का टोटल बजट पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि रेस्पिरेशन के दौरान कितनी एनर्जी मजमूई तौर पर पैदा होती है और रेस्पिरेशन के हर मरहले में कितने एटीपी बनते हैं। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का एनर्जी बजट। गुज़िश्ता लेक्चर्स में हमने रेस्पिरेशन के बारे में तफ़सील से जाना। हमने ये पढ़ा कि रेस्पिरेशन क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन की तारीफ़ की, फिर उसकी दो इक़साम पढ़ी, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, और फिर उन दोनों इक़साम की मज़ीद तफ़सीलात जानी। और हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 मरहलों के नाम और उनकी वज़ाहत भी गुज़िश्ता लेक्चर में की थी। हमने पढ़ा था जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके 3 मरहले होते हैं। पहला मरहला था ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा मरहला था क्रेब्स साइकिल और तीसरा मरहला था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये तीनों एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 मरहले हैं। अब इन तीनों मरहलों के दौरान कितने एटीपी बनते हैं? एटीपी जो कि एनर्जी के पैकेट्स हैं। आज के लेक्चर में हमने ये जानना है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने एटीपी बनते हैं, क्रेब्स साइकिल के दौरान कितने एटीपी बनते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन का आखिरी मरहला है, उसके दौरान टोटल कितने एटीपी बनते हैं। और आखिर पर ये भी जानेंगे कि इन तमाम मरहलों के दौरान टोटल कितने एटीपी पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन के पूरे अमल, इन 3 मरहलों को मिलाकर पूरे अमल के दौरान टोटल कुल कितने एटीपी सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान बनते हैं। और ये भी जानेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एनएडीएच कितने बनते हैं, क्रेब्स साइकिल के दौरान कितने एनएडीएच या फिर एफएडीएच2 बनते हैं और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर जाकर कितने कितने एटीपी पैदा करते हैं। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया था कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनने वाला एनएडीएच और क्रेब्स साइकिल के दौरान बनने वाले एनएडीएच और एफएडीएच2 ये आखिरी मरहला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर एटीपी पैदा करते हैं। कैसे? ये मैंने आपको तफ़सील से बताया था कि जब एनएडीएच या एफएडीएच2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाते हैं तो ये वहाँ जाकर इलेक्ट्रॉन्स भी खारिज कर देते हैं और हाइड्रोजन को भी खारिज कर देते हैं। और इन एनएडीएच और एफएडीएच2 से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरते हैं तो वो वहाँ पर जाकर एटीपी पैदा करते हैं। ये हमने तफ़सील से गुज़िश्ता लेक्चर्स में पढ़ा था। आज हमने सिर्फ ये जानना है कि एनएडीएच ग्लाइकोलाइसिस से निकलने वाले एनएडीएच और क्रेब्स साइकिल से निकलने वाले जो एनएडीएच है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर जाकर कितने एटीपी पैदा करेंगे और इस पूरे अमल के दौरान कुल टोटल कितने एटीपी पैदा हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस को। ग्लाइकोलाइसिस जो कि पहला मरहला था एरोबिक रेस्पिरेशन का, इसमें ग्लूकोज टूटकर पायरुविक एसिड बनाता था। जब ग्लूकोज टूटकर पायरुविक एसिड बनाता था तो इस अमल के दौरान 4 एटीपी टोटल पैदा होते हैं, 4 एनर्जी के पैकेट्स पैदा होते हैं। उन 4 में से 2 जो एटीपी है वो इस अमल के दौरान इस्तेमाल हो जाते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान टोटल 4 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 4 एनर्जी के पैकेट्स बनते हैं। उन 4 में से 2 ग्लाइकोलाइसिस के दौरान इस्तेमाल हो जाते हैं। तो जो नेट पैदावार है, नेट पैदावार 2 एटीपी है। जो टोटल पैदा हुए वो 4 पैदा हुए। एटीपी के दौरान 4 टोटल एटीपी पैदा हुए, लेकिन उन ग्लाइकोलाइसिस के दौरान टोटल 4 एटीपी पैदा हुए, कुल 4 एटीपी पैदा हुए, लेकिन उन 4 में से 2 ग्लाइकोलाइसिस के अमल के दौरान इस्तेमाल भी हो जाते हैं। तो जो नेट पैदावार बची वो हमारे पास 2 एटीपी बचे। तो ये ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो नेट एटीपी की पैदावार हुई वो है 2 एटीपी। 4 पैदा हुए थे, 4 में से 2 उसी अमल के दौरान इस्तेमाल भी हो गए, खर्च भी हो गए वहाँ पर। तो बाकी कितने बचे? 4 में से 2, वो हमने यहाँ पर बाहर निकाल ली। फिर ग्लाइकोलाइसिस के बाद, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो पायरुविक एसिड बनता है, ये पायरुविक एसिड
जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में तब्दील होता है, ये हमने तफसील से जाना था कि पायरुविक एसिड जब कोएंजाइम ए के साथ जुड़ता है तो वो 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाता है, जिसे एसिटाइल कोएंजाइम ए कहते हैं। इस अमल के दौरान भी NADH बनते हैं, आप देख सकते हैं। जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में तब्दील हो रहा होता है, उस वक्त भी, इस अमल के दौरान भी, इस रिएक्शन के दौरान भी पायरुविक एसिड के एसिटाइल कोएंजाइम ए में तब्दील होने के दौरान भी NADH बनते हैं और 2 NADH बनते हैं। जबकि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी आप ऊपर देख सकते हैं 2 NADH बनते हैं। इसके अलावा जो क्रेब्स साइकिल है, जब एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में दाखिल हो जाता है तो क्रेब्स साइकिल के दौरान 6 NADH बनते हैं और 2 FADH2 बनते हैं। इसके साथ ही क्रेब्स साइकिल के दौरान 2 ATP भी बनते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस क्रेब्स साइकिल वाले हिस्से से 2 ATP बाहर की जानिब निकल रहे हैं, यानी इससे 2 ATP बनते हैं। और क्रेब्स साइकिल के दौरान ATP बनने के साथ साथ NADH भी बनते हैं और FADH2 भी बनते हैं। NADH 6 बनते हैं क्रेब्स साइकिल के दौरान और FADH2 2 बनते हैं। अब ये हमने क्रेब्स साइकिल के दौरान बनने वाली प्रोडक्ट्स का भी जायजा लिया। तो क्रेब्स साइकिल के दौरान 2 ATP बने और साथ 6 NADH और FADH2 भी बने। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनने वाले NADH और पायरुविक एसिड के एसिटाइल कोएंजाइम ए में तब्दील होते हुए इस रिएक्शन के दौरान बनने वाले जो NADH है और क्रेब्स साइकिल से निकलने वाले NADH और FADH2, ये सारे जाएंगे तीसरे मरहले में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो आप देख सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस से निकलने वाले NADH भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जा रहे हैं। पायरुविक एसिड के एसिटाइल कोएंजाइम ए में तब्दील होने से बनने वाले NADH भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जा रहे हैं और क्रेब्स साइकिल से निकलने वाले NADH और FADH2 भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर इसलिए जाते हैं ताकि वहां जाकर अपने इलेक्ट्रॉन्स खारिज करें और वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हुए ATP पैदा करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 NADH बने थे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाएंगे और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनने वाला एक NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाकर 2 ATP पैदा करेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान टोटल 2 NADH बनते हैं और 2 NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर जाकर 4 ATP पैदा करेंगे। तो मतलब ये कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनने वाला जो एक NADH है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर जाकर 2 ATP पैदा करेगा और 2 NADH 4 ATP पैदा करेंगे। तो ये आप लिख लीजिएगा, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनने वाला NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर जाकर 2 ATP बनाएगा। 2 ATP, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो NADH ग्लाइकोलाइसिस से निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर जाकर 2 ATP बनाता है। अगर 2 होंगे तो टोटल 4 ATP बन जाएंगे। अब होता कुछ यूं है, हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का अमल साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस के अमल के दौरान बनने वाले NADH है, ये भी साइटोप्लाज्म में बनेंगे। लेकिन इन NADH ने जाना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास। वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो जो NADH ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनते हैं उन्होंने साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास आना होता है। तो इसके लिए NADH को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक जाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ता है। और जब वो NADH ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनने वाले NADH माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जा रहे होते हैं, उस दौरान ATP का मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है। एक NADH
मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, ये उन NADH मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनने वाला एक NADH जब माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाता है, तब ATP का एक मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है। और जब दूसरा NADH भी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, तब दूसरा ATP का मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा। तो इस तरह दो NADH साइटोप्लाज्म से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है वहां तक जाते हुए उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, और इस दौरान वहाँ पर दो ATP के मॉलिक्यूल्स भी खर्च होते हैं। इसलिए ये यहाँ पर आकर जो नेट पैदावार करते हैं ATP की, दो NADH 4 करते हैं और एक अगर आए तो वो 2 करते हैं। तो इस तरह दो NADH यहाँ पर आकर 4 ATP पैदा करते हैं। अब ये जो पायरुविक एसिड के एसिटाइल कोएंजाइम में तब्दील होने से जो दो NADH बनते हैं, ये NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर जाकर टोटल 6 ATP पैदा करेंगे। इनमें से एक 3 पैदा करेगा और 2 6 पैदा करेंगे। और ये वाले NADH जो क्रेब्स साइकिल के दौरान बनते हैं, क्रेब्स साइकिल के दौरान जो बनने वाले NADH है, इनमें से हर NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर जाकर 3 ATP पैदा करेगा। चूंकि टोटल 6 NADH बनते हैं क्रेब्स साइकिल से, तो ये 6 NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर जाकर टोटल 18 ATP पैदा करेंगे, क्योंकि इनमें से हर एक 3-3 ATP पैदा करेगा। तो यहाँ पर 18 ATP बन जाएंगे। और FADH2 ये जो क्रेब्स साइकिल के दौरान बनता है, एक FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर जाकर 2 ATP पैदा करेगा। चूंकि क्रेब्स साइकिल से 2 FADH2 बनते हैं, तो 2 FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर जाकर 4 ATP टोटल पैदा करेंगे। 4 ATP, 6, 18 और 4। ये जो ATP बन रहे हैं, ये क्रेब्स साइकिल से निकलने वाले NADH और FADH2 से बन रहे हैं। और NADH वो वाला भी इसमें शामिल होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास आने वाला, जो पायरुविक एसिड के एसिटाइल कोएंजाइम A में तब्दील होने से बनता है। तो ये वाले जो NADH और FADH2 हैं, ये 6, 18 और 4 ATP पैदा करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास आकर। जबकि ग्लाइकोलाइसिस से निकलने वाले जो NADH हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर आकर टोटल 4 ATP पैदा करेंगे। तो ये जितने भी ATP बने हैं, जितनी भी ATP की नेट पैदावार हमने देखी, चाहे वो ग्लाइकोलाइसिस से बने हों, क्रेब्स साइकिल से बने हों, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से बनने वाले अगर ATP हैं, तो ये सारे ATP जब हम जमा करेंगे तो ये मजमूई जो पैदावार होगी ATP की, वो होगी 36, जिसमें से 2 ग्लाइकोलाइसिस के शामिल होंगे, 2 क्रेब्स साइकिल के शामिल होंगे, टोटल 4 हो जाएंगे। 4 वो वाले ATP होंगे जो ग्लाइकोलाइसिस से आने वाले NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर आकर पैदा करेंगे। तो ये 4 और 4 8 हो जाएंगे। 8 में से 6 वो वाले ATP जमा कर देंगे जो कि उन NADH से पैदा हुए जो पायरुविक एसिड्स के एसिटाइल कोएंजाइम A में तब्दील होने से बने थे, और वो NADH जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास आते हैं तो टोटल 6 ATP पैदा करते हैं। तो ये 8 और 6 14 हो गए, और फिर 18 ATP उन NADH से बनते हैं जो क्रेब्स साइकिल से आते हैं। तो ये वाले 6 NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर आकर 18 ATP पैदा करेंगे। तो 14 और 18 32 ATP, और 4 ATP FADH2 से पैदा होंगे जो क्रेब्स साइकिल से निकलकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर आते हैं, वो 4 ATP पैदा करेंगे, 2 FADH2। तो इस तरह जो मजमूई पैदावार होगी पूरे सेलुलर रेस्पायरेशन के अमल के दौरान, वो 36 ATP होगी। मजमूई पैदावार 36 ATP की होगी। ATP के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो हमने ये पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो बनने वाला NADH है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर जाकर 2 ATP पैदा करेगा। लेकिन क्रेब्स साइकिल के दौरान बनने वाला NADH 3 ATP
पैदा करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर जाकर। और इसी तरह जो FADH2 है, जो कि क्रेब्स साइकिल के दौरान बनता है, FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर जाकर टोटल 4 ATP पैदा करेगा। तो जो मजमूई पैदावार हमने देखी वो 36 ATP, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन की मजमूई पैदावार है। जबकि एनेरोबिक रेस्पिरेशन में हम जानते हैं कि क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होती। ये वाले दो मरहले एनेरोबिक रेस्पिरेशन में नहीं होते। एनेरोबिक रेस्पिरेशन में बस पहला मरहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसके दौरान जो नेट पैदावार है ATP की वो सिर्फ 2 है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि एनेरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ पहला मरहला होता है ग्लाइकोलाइसिस का, और इसके दौरान सिर्फ 2 ATP की नेट पैदावार होती है। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होती है, और अगर इन दोनों के भी ATP हम मिला लें तो टोटल 36 ATP की मजमूई पैदावार होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। और एरोबिक रेस्पिरेशन का भी वो वाला मरहला जिसमें सबसे ज़्यादा ATP पैदा होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो आज हमने रेस्पिरेशन का एनर्जी बजट पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि रेस्पिरेशन के किस मरहले में कितने ATP बनते हैं। तो मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने रेस्पिरेशन का एनर्जी बजट पढ़ा और ये जाना कि रेस्पिरेशन में मजमूई तौर पर कितने ATP बनते हैं, और ये भी जाना कि हर मरहले के दौरान कितने कितने ATP बनते हैं, और हर मरहले के दौरान जो बनने वाले NADH और क्रेब्स साइकिल के दौरान बनने वाले जो FADH2 हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर जाकर कितने कितने ATP पैदा करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में फ़र्क भी जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।